के साथ है अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग आज वहां पर 2 दिन के दौरे पर है। चुनाव आयोग के दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्तों की टीम बिहार के दौरे पर है, पटना में है। लेकिन इस दौरे के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं से भी बातचीत कर रही है टीम। इस दौरे में ये दिखाई पड़ रहा है कि वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं, जो तथ्य दिए जा रहे हैं, जो प्रमाण दिए जा रहे हैं, उनका कितना खौफ है ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्तों की राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी हुई है। राहुल गांधी इस समय लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर है, वहां की भी खबरें महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले चुनाव आयोग जो दौरे चुनाव से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो दौरा हो रहा है, इसको लेकर क्या खबरें हैं। और इस समय कांग्रेस पार्टी की भी एक वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज राजनीतिक दलों से ये चुनाव आयोग की टीम कल रात में ही वहां पहुंच गई और आज राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक हुई है। एक बार सीधे रुख करते हैं पटना में जो कांग्रेस पार्टी का इस समय कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। क्या कहा गया है चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद, और चुनाव आयोग ने किन मुद्दों पर चर्चा की है, क्या चीजें रही है। तो रुख करते हैं सीधे पटना में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये सब चीजें चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाली है। लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है, 2 दिनों की चुनाव आयोग का दौरा है और चुनाव की घोषणा से पहले ये दौरे होते हैं आमतौर पर, और उसी के तहत चुनाव आयोग बिहार में दौरे पर है। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर को लेकर हंगामा मचा हुआ है, चुनाव आयोग घिरा हुआ है, वोटर अधिकार यात्रा विपक्ष ने निकाली है, उन सब का खौफ और डर विपक्ष के जिस तरीके से तमाम सबूतों के साथ उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो चीजें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। और इसको लेकर चुनाव आयोग ने जो कुछ वहां पर बातें की हैं, चर्चाएं की हैं, उनमें भी ये दिख रहा है कि किस तरह से वोट चोरी का मुद्दा चुनाव आयोग के सामने एक बड़े मुश्किल में उसको डालने वाला दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी के जिस तरह से वहां पर बैठक के दौरान चुनाव आयोग के दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि कैसे फॉर्म 17 जमा किया जाएगा, मतदान के बाद क्या कुछ किया जाएगा। जो आरोप लगते रहे कि अचानक मतदान के बाद 5 बजे के बाद संख्या बढ़ जाती है, ये सारी चीजें दिख रही हैं कि चुनाव आयोग ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इन चीजों को लेकर वो बहुत सतर्क है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। और चूंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अब तो सीधे सीधे नाम लेकर कहा कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं जी, तो अब इतने ज़्यादा आरोप लग चुके हैं और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा संदेह के घेरे में है। तो अब शायद बच के चलना चाहता है, चुनाव आयोग की चोरी भी कर ले और चोरी के आरोप भी ना लगने पाए। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। चूंकि चोरी से और हेरा फेरी से बाज आ जाएगा, इसको लेकर अभी विपक्ष सशंकित है कि चुनाव आयोग ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वो चोरी करेगा ही करेगा, हेराफेरी करेगा ही करेगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। ये सीधे सीधे विपक्ष का समीर जी कहना है। लेकिन जो कहा है चुनाव आयोग ने तमाम विपक्षी दलों से, और ये सूचना बाहर आकर दी है बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष जो है दिलीप जायसवाल, और उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि आपके जो पोलिंग एजेंट्स है वो समय से पहले चले जाते हैं तो उस फॉर्म 87 लेकर ही जाएं, ताकि फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर ये फॉर्म 87 लेकर ही जाए कहा जा रहा है, तो फॉर्म 87 लेकर जाने के बाद फिर गड़बड़ियों की थोड़ी आशंकाएं कम हो जाएंगी। उस स्तर पर कि बाद में वोट डालिएगा। लेकिन जो हेरा फेरी है, वोटों की हेरा फेरी, वोटों की चोरी है, जो वोटर लिस्टों के जरिए की जा रही है, वो कैसे रुकेगी, बड़ा सवाल ये है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल ये है कि वोटों की जो चोरी है वो कैसे रुकेगी। और ये सारी चीज़ें तो ये सामान्य बातें हैं कि ये चुनाव आयोग ये वहाँ पर विमर्श करता है, विचार विमर्श करता है राजनीतिक दलों के साथ। लेकिन जो बड़ा मसला है वोट चोरी का, उसको लेकर तमाम सवाल हैं, और ये इन सवालों से चुनाव आयोग का पीछा नहीं छूट रहा है। हालांकि अभी अब 7 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। जो एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर की फाइनल लिस्ट भी चुनाव आयोग की तरफ से आ गई है। उस फाइनल लिस्ट को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वो वही सवाल अभी भी है जो ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद उठ रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उस फाइनल लिस्ट को लेकर, और क्या एसआईआर को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा था कि अगर एक भी स्तर पर गड़बड़ी मिलती है तो एसआईआर को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये भी अब देखना होगा कि इस एसआईआर के जरिए, यानी इस मतदाता
मतदाता सूची के जरिए इस बार वोटिंग कराएगा चुनाव आयोग, या फिर पुरानी जो मतदाता सूची है उसके आधार पर वोटिंग कराएगा। लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण ये जानना, और ये सारा कुछ तय होगा 7 तारीख को जो सुनवाई होगी, आखिरी दौर की सुनवाई है इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तय होगा। तो अभी तो एक बड़ा सवाल अमलेंदु जी ये भी बना हुआ है, हालांकि चुनाव आयोग ये घोषणा कर देगा अब ये एसआईआर को रद्द करता है, चाहे उसको अभी उस पर सुनवाई नहीं होती है, तो हो सकता है कि पुरानी सूची से हो, लेकिन चुनाव तो अपने समय से होंगे ही होंगे। पर इस मुद्दे पर जिस तरीके से वो आगे बढ़ता गया है, उसके कोर्ट में ये मामला चलते रहने के बावजूद, ये एक बड़ा मुद्दा है जब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी 7 तारीख को, तो चुनाव आयोग के लिए खास तौर पर अवहेलना का मुद्दा है, अवमानना का मुद्दा है। बिल्कुल समीर जी, और चुनाव आयोग लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, और हलफनामा देकर धमकी भी दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस मामले में हस्तक्षेप ना करें, ये तो हमारा काम है, इसको हम करेंगे ही करेंगे। इस तरीके से हलफनामा दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, इसको दंड देना चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने हलफनामा दिया है। लेकिन अब जो बिहार के एसआईआर में बड़े पैमाने पर खेल किया गया है समीर जी, ये मसला निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होगी, और यहाँ बुरी तरीके से चुनाव आयोग गिर सकता है। क्योंकि जो अब धीरे धीरे रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो आ रही हैं कि चुनाव आयोग ने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ की हैं। कई लाख वोट जो है वो बिना फॉर्म 6 भरे हुए ही बना दिए गए हैं। जो फॉर्म 6 भरे गए हैं वो किन के भरे गए हैं ये नहीं बताया गया है। 65 लाख नाम जो काटे गए थे उनमें से कितने वापस आ गए और कितने नहीं आए, और जो जिनके नाम काटे गए उनको कोई नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, कितने विदेशी थे, ये सारी बातें चुनाव आयोग ने नहीं बताई हैं। तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, और चुनाव आयोग आज जब पहुंचा है बिहार में, तो एक रणनीति के तहत समीर जी पहुंचा है, ताकि 7 तारीख की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा जाए कि साहब अब तो हम चुनाव की घोषणा कर चुके हैं, अब आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। लेकिन चूंकि मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो इसलिए ये चाल भी कामयाब नहीं होगी। कोई नई याचिका थोड़ी नई याचिका नहीं है, चूंकि आप पहले से सुप्रीम कोर्ट में मामला है और आप घोषणा कर नहीं सकते। दूसरी बात ये कि जैसे कि कहा गया कि साहब किसी का नाम छूट गया है, तो वो अपनी अपील कर सकता है, ईआरओ के जाके फिर प्रथम अपील कर सकता है, और राज्य निर्वाचन आयोग तो अपील कर सकता है, ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि इसकी कोई एसआईआर की अंतिम तिथि नहीं है। जब एसआईआर की अंतिम तिथि नहीं है, तो एसआईआर की अंतिम लिस्ट आ कैसे गई, पहली चीज। दूसरा, जब एसआईआर जारी है तो फिर कोई अपील क्यों करेगा, फॉर्म 6 से ही उसका फॉर्म क्यों नहीं भरा जाएगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की साफ तौर पर अवहेलना है, उल्लंघन है, और इस पर चुनाव आयोग को दंडित किया जा सकता है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी मुश्किल है। लेकिन आज की जो बैठक हुई वहाँ राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ, उस पर बात की है, को बताया है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। सुनते हैं एक बार क्या कह रहे हैं, और चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयोग है, उन्होंने किन मुद्दों पर बात की है वो भी वो बता रहे हैं। जारी रखेगा सुप्रीम कोर्ट, मानेगा या नहीं मानेगा, और क्या इसी एसआईआर पर चुनाव होंगे, बहुत सारे सवाल हैं। खैर, सुन लेते हैं पहले दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं कि इस बैठक के बाद, मुलाकात के बाद क्या हुआ। जो चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक दलों की मुलाकात हुई, 12 राजनीतिक दलों को इनवाइट किया था चुनाव आयोग ने, और उनमें से कुछ को नहीं भी इनवाइट किया गया, जिनके कोई प्रतिनिधि नहीं है, यानी जिनके विधायक और सांसद नहीं है, उनको बुलाया गया। जिनके विधायक सांसद हैं उनको नहीं बुलाया गया। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है अमलेंदु जी कि चुनाव आयोग की जब बैठक हो रही है राजनीतिक दलों के साथ, और उसके बाद उसके बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, एक तरह से कहा जाए ब्रीफ कर रहे हैं, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, इसका मतलब साफ साफ बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की असली प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी है, और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है। जो बात दिलीप जायसवाल मीडिया के बीच में आकर कह रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये बातें मीडिया के सामने क्यों नहीं रखी, जिस बात को आकर यहाँ बता रहे हैं दिलीप जायसवाल, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही काम कर रहा है। कोई बड़ा खेल जो है करने की तैयारी हो रही है, जिसकी सूचना बाहर आकर दिलीप जायसवाल दे रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये बात और किसी ने आकर क्यों नहीं कही, चुनाव आयोग ने खुद क्यों नहीं कही। दूसरा समीर जी कि जिन राजनीतिक दलों को बुलाया गया, ठीक है, जिनको बुलाया गया, लेकिन जिनको नहीं बुलाया गया, एनडीए में ही शामिल जीतन राम मांझी को नहीं बुलाया गया, जबकि आम आदमी पार्टी को बुलाया जा रहा है। भाई, आम आदमी पार्टी का भी वहाँ कुछ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को बुलाया जा रहा है, उनका भी वहाँ कुछ नहीं है। तो जब इनको बुलाया जा रहा है, तो विकासशील इंसान पार्टी
और जीतन राम मांझी की हम जो है जी। इनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है बैठक में। तो ये चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि चुनाव आयोग हाँ। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही काम कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग से जो बातें हुई हैं उसकी सूचना बाहर आकर मीडिया को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं, चुनाव आयोग ये जानकारी नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बात और ये आरोप लगातार लगते हैं कि किस तरीके से मिलकर बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बीजेपी के पक्ष में काम करते दिखाई देते हैं। बीजेपी के नेताओं के हिसाब से चुनाव की तारीखें तय होती हैं, बीजेपी के नेताओं के हिसाब से कितने चरण में चुनाव होने हैं, ये सारी चीजें तय होती हैं। ये आरोप लगातार चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे हैं। अब चुनाव आयोग इनसे कैसे इन आरोपों से मुक्ति पाता है वो बड़ा सवाल है, या उसको इससे मुक्ति पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इन आरोपों को अभी भी वो इग्नोर कर रहा है, या उसको लगता है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। ये बड़े सवाल हैं जो कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्व जो तमाम चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो लोग भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर तमाम सवाल उठा चुके हैं। लेकिन ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा है और ये अभी भी चुनाव आयोग के सामने यक्ष प्रश्न की तरह बनकर खड़ा है कि आखिर इसका जवाब वो क्या देगा और इन आरोपों से कैसे मुक्ति पाएगा, क्योंकि एक के बाद एक वोट चोरी के तमाम उदाहरण, तमाम जो सबूत है वो सामने आते जा रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राजीव शुक्ला वोट चोरी को लेकर, कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वो वोट चोरी का वो मुद्दा कितना आगे बढ़ रहा है और कितना कारगर हो रहा है यहाँ पर बिहार के चुनाव में। और केवल बिहार के चुनाव में ही नहीं, चूंकि वोट चोरी के मामले तमाम दूसरे राज्यों से भी लगातार आ रहे हैं और राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि अभी उनके पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसका आने वाले दिनों में वो खुलासा करेंगे। खैर, सुनते हैं पहले राजीव शुक्ला को क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं राजीव शुक्ला, जिसको राहुल गांधी ने उठाया है और चूंकि ये ऐसा मुद्दा है जिससे आम लोग भी उससे वाकिफ हो रहे हैं और लगातार उनको भी ये महसूस हो रहा है कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, और कई जगह के ये उदाहरण अलग अलग राज्यों के सामने आ भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट चोरी को लेकर एक बयान दिया है, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। और वोट चोरी का ये मुद्दा जो राजीव शुक्ला अमलेंदु जी बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा नीचे तक चला गया है। वास्तव में जिस तरह से जब वो वोटर अधिकार यात्रा हो रही थी इंडिया गठबंधन की बिहार में, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था कि कितना बड़ा ये मुद्दा चुनाव में बनने वाला है बिहार में। हाँ, बिल्कुल समझिए, चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है, ये साफ तौर पर समझ में आ गया था और अभी भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और आप देखिए कि इसी वजह से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बाहर आकर चुनाव आयोग की तरफ से सफाई देनी पड़ रही है और ये कहना पड़ रहा है कि भाई चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सारे जो आपके एजेंट हैं वो पहले चले जाते हैं, वो पहले ना जाएं, फॉर्म 17C लेकर जाएं। गड़बड़ियाँ सिर्फ फॉर्म 17C के स्तर पर ही नहीं होती हैं, गड़बड़ियाँ कई पैमाने पर होती हैं। 17C के स्तर पर भी गड़बड़ियाँ होती हैं, मशीनों में भी गड़बड़ियाँ होती हैं और सबसे बड़ी गड़बड़ी वोटर लिस्ट के जरिए की जा रही है, फर्जी वोट उसी के जरिए डाले जाते हैं। तो ये साफ तौर पर आरोप है कांग्रेस का और विपक्ष का कि फर्जी वोटों का जो कारोबार है वो बीजेपी जो करती है उसको संरक्षण देता है चुनाव आयोग। तो अब चुनाव आयोग के ऊपर सीधे सीधे जिस तरीके से हमला राहुल गांधी ने किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर किया, उसके बाद ज्ञानेश कुमार जी अब थोड़े से चिंतित दिखाई पड़ते हैं कि चूंकि ये कहा जाने लगा कि भाई आप इस एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख के पद पर बैठे हुए हैं और आपने संविधान की शपथ खाई है, आपने नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की शपथ नहीं खाई है, तो इसलिए आप संवैधानिक तरीके से काम कीजिए, संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम मत कीजिए, यह कहा जाने लगा। तो अब थोड़े से शायद चिंतित दिखाई पड़ते हैं ज्ञानेश कुमार, लेकिन क्या वोटों की हेरा फेरी और वोटों की चोरी रुक जाएगी, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार। जी बिल्कुल, इसको लेकर संशय बना हुआ है कि वोट चोरी रुकेगी या नहीं रुकेगी, क्योंकि चुनाव आयोग की मंशा पर ही सवाल, ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है, बल्कि जो दिखाई पड़ रहा है, जो आरोप लग रहे हैं वो सीधे तौर पर ये दिख रहा है कि ये बाकायदा एक प्लान्ड वे में ये सारा कुछ किया जा रहा है। और ये वो सूची है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन पार्टियों को चुनाव आयोग ने मुलाकात के लिए जो सभी दलों की बैठक की उन्होंने बुलाया है। इसमें कई पार्टियां ऐसी हैं, खास तौर पर अगर हम जो राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें उनमें बिहार में उनका कोई बहुत आधार नहीं है, लेकिन जो बिहार में ही चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और खैर, वोट चोरी को लेकर क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, एक बार सुन लेते हैं उनको।
मुद्दा, इससे कैसे निपटना है, कितना गंभीर मुद्दा है, ये बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और लगातार ये मुद्दा विपक्ष उठा रहा है इसको, और बिहार के चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा ये बनने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो, कई सारे वीडियो जारी किए हैं वोट चोरी को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की सांठगांठ को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। पहले देखते हैं कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है उसमें क्या लिखा गया है इस जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के दौरे से ठीक पहले। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र के राजुरा विधानसभा में वोट चोरी के सबूत देश के सामने रखे थे। बीबीसी की टीम जब इस मामले की पड़ताल करने राजुरा विधानसभा पहुंची, तब राहुल गांधी जी के दावों की पुष्टि हो गई। इस रिपोर्ट में पता चला कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जिस शख्स के नाम पर आवेदन था, राजुरा के लोग उसे जानते ही नहीं, न ही उन्होंने ऐसा कोई नाम सुना था। बीबीसी की टीम को राजुरा में एक और शख्स मिला जिसका नाम फर्जी वोटर लिस्ट से जुड़ी एफआईआर में दर्ज है। उस शख्स ने बताया कि उससे 1 साल पहले फोन पर वोटर लिस्ट से जुड़ी ओटीपी मांगी गई थी, जिसे उसने साझा किया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुए 11 महीने हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग कोई जानकारी साझा नहीं कर रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसी तरह कर्नाटक के आलंद में भी वोट चोरी के सबूत पेश किए थे। वहां भी चुनाव आयोग कर्नाटक सीआईडी को कोई जानकारी नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र का राजुरा हो या कर्नाटक का आलंद, हर जगह वोट चोरी के सबूतों को छिपाया जा रहा है, वोट चोरी को बचाया जा रहा है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट की जानकारी जल्द से जल्द साझा करे, लेकिन चुनाव आयोग का जानकारी न देना दिखाता है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी को अंजाम दे रहा है। ये ट्वीट किया गया है, और ये बार बार ये सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर वो काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल समीर जी, और ये साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, और चुनाव आयोग पुलिस को, सीआईडी को सबूत नहीं दे रहा है, कागजात नहीं दे रहा है। ये सिर्फ कर्नाटक की आलंद विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है, राजुरा में भी नहीं दे रहा है। ये इसकी पुष्टि हो गई। राहुल गांधी ने इन 2 सीटों की जो थी जिक्र किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जिसमें कहा था कि ज्ञानेश कुमार सीधे सीधे वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं। उसके तुरंत बाद 2 बार 24 घंटे में चुनाव आयोग ने सफाइयां दी कि हमने सारे दस्तावेज पहले ही सीआईडी को सौंप दिए थे, लेकिन वो दस्तावेज नहीं सौंपे गए। उसके बाद एक एसआईटी भी गठित कर दी गई है कि वो चुनाव आयोग से वो कागजात ले और उसके बाद जांच आगे बढ़े। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि चुनाव आयोग अब दिख रहा है कि वोट चोरों को बचा रहा है, वरना 11 महीने से ज़्यादा हो चुके। वो कागजात जो पुलिस मांग रही है, चाहे वो राजुरा की हो मामला हो चाहे अलंद का हो, चुनाव आयोग वो कागजात क्यों नहीं दे रहा है, ये सवाल है। जी बिल्कुल, ये सवाल है कि कागजात क्यों नहीं दे रहा है, और अगर कोई इसमें गलती नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गलत कुछ छिपाने की कोशिश नहीं है, तो आखिर वो कागजात देने में क्या दिक्कत है। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, और चुनाव आयोग इनके जवाब अगर नहीं देता है तो जाहिर सी बात है कि ये आरोप उस पर लगते रहेंगे। देखते हैं बिहार कांग्रेस का वो एक वीडियो जिसमें चुनाव आयोग पर तमाम सवाल, तो चुनाव आयोग से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। बिहार कांग्रेस ने जारी किए हैं, और वोट चोरी को लेकर बहुत सारे जो सवाल उठ रहे हैं वो बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीधे तौर पर वो वहां पर मुद्दा बन रहा है। और इसके अलावा जो चुनाव आयोग अब वहां दौरा कर रहा है, उसके सामने क्या जो इससे संबंधित भी कुछ बातें आएंगी। अभी वो भी अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। 2 दिन का चुनाव आयोग का ये दौरा है कि वोट चोरी को रोकने के लिए क्या कुछ नए इंतजाम कर रहा है, क्या वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ वोट चोरी होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी रूप में। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा अमलेंदु जी, क्योंकि विपक्षी दलों के नेता भी, उन लोगों की प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, लेकिन ये सवाल चुनाव आयोग के सामने रखा जरूर जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये चुनाव आयोग का जो सवाल है ये निश्चित तौर पर सामने आएगा समीर जी, और ये सवाल उठ भी रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से वोट चोरी का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये साफ तौर पर आरोप है कांग्रेस का। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्हैया कुमार की वहाँ बिहार में हुई है समीर जी, उसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोर है, मुनाफाखोर है, बचत चोर है। वो सरकार अब बिहार का संसाधन नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी को सौंपने में लगी हुई है। अडानी के बारे में आ रहे हैं, अब उन्होंने बिहार में भी पांव पसारे हैं। इस तरीके की बात जो है वो आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है, और इसको साफ तौर पर कहा जाता है, राहुल गांधी ने साफ कहा कि अगर
वोट चोरी से बनी सरकार होगी तो आपकी ज़मीन भी चोरी करेगी, आपका वो बचत भी चोरी करेगी, पेपर चोरी भी करेगी। ये सारी बातें जो थी वो राहुल गांधी की तरफ से भी कही गई थी। उसी को आज बिहार कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीर जी आगे भी बढ़ाया। लेकिन बिहार कांग्रेस की बात को अगर आप छोड़ भी दीजिए समीर जी, तो अब ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग बहुत बुरी तरीके से घिरा हुआ है और जो रही सही कसर थी समीर जी, वो दिलीप जायसवाल ने मीडिया के सामने आकर पूरी कर दी है। अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए किसी को भी कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक ही है, कोई किसी का मतलब दोनों अलग नहीं है। क्योंकि जो जानकारी चुनाव आयोग को देनी चाहिए थी, भाई जब चुनाव आयोग ने पार्टियों को बुलाया था उनसे बात करने के लिए, तो उनको जो सूचना दी गई थी तो मीडिया के सामने चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दी? वो जानकारी दिलीप जायसवाल क्यों दे रहे हैं? इसको लेकर बहुत गंभीर सवाल। जी बिल्कुल गंभीर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल पहले से ही उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग और बीजेपी एक दूसरे से मिले हुए हैं और वो चीजें बार बार दिखाई पड़ती हैं। आज भी जिस तरह से अब दिलीप जायसवाल आकर बार बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, वो भी इसकी पुष्टि करता है। लेकिन अब वो चलिए ठीक है कि मान लीजिए वो अपना बयान दे रहे हो, लेकिन बहुत सारे जो ये तमाम उदाहरण मिल रहे हैं वोट चोरी के या फिर एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई उसमें जो आरोप लगे हैं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां भी इस तरह के आरोपों की पुष्टि होती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेता है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब सुनवाई पूरी होगी। लेकिन घिरा हुआ है चुनाव आयोग, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इधर तमाम जगहों पर जो राहुल गांधी इधर है इस समय लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर है, कई वहाँ पर कोलंबिया के बाद वो चिली में है, वहाँ जो बातें उन्होंने कही हैं, बहुत सारे वहाँ चूँकि तमाम विश्वविद्यालयों में और बौद्धिक संगठनों में उन लोगों के साथ उनकी बातचीत हो रही है, उसमें जो बातें उन्होंने कही हैं उसको लेकर यहाँ आलोचना हो रही है। क्यों आलोचना हो रही है? क्योंकि वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र संकट में है। सरकार का जो रवैया है, सरकार की जो कार्यशैली है, उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। इसके उदाहरण दिखाई पड़ रहे हैं सीधे तौर पर, जिस तरह से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, लद्दाख के पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता, वहां पर वो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जो आंदोलन वहां राज्य की बहाली के लिए चलाया जा रहा है। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए चलाया जा रहा है, जिसका आश्वासन दिया था इसी सरकार ने, लेकिन उसको पूरा नहीं कर रही है 6 साल बीतने के बाद भी। लेकिन सोनम वांगचुक को सरकार से सवाल पूछने के कारण जेल में डाल दिया गया। और इधर बरेली में जिस तरह से एक सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है, वहां जाने वाले विपक्षी नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया जा रहा है, कैद कर दिया जा रहा है। आज बहुत ही एक अफरा तफरी वाली स्थिति दिखाई पड़ी जब लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। इधर दिल्ली से लगे हुए गाजीपुर बॉर्डर पर, जो कि दिल्ली और यूपी की सीमा है, वहां पर समाजवादी पार्टी के कई सांसदों को रोक दिया गया ताकि वो बरेली न जा सके। अभी एक दिन पहले भी इस तरह से रोका गया था डेलीगेशन को, बरेली जाने वालों को। कई और सांसदों को रोका गया है, चंद्रशेखर हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उनको भी रोका गया। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बरेली में विपक्षी नेताओं को जाने से रोका क्यों जा रहा है, और ये वहाँ पर क्या जो प्रशासन का ये कहना है कि बाहरी नेताओं को बैन किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि बाहरी नेता क्यों नहीं जा सकते? वो कहीं दूसरे देश के नेता तो है नहीं, उसी राज्य के नेता हैं, पड़ोसी जिलों के नेता हैं, वहाँ की राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है? बिल्कुल समीर जी, सही बात है कि अगर सरकार फेल हो रही है, अगर प्रशासन फेल हो रहा है, तो फिर विपक्ष तो जाएगा, वो उसको जिम्मेदारी है। और नेता विरोधी दल जो है, माता प्रसाद पांडे जिनको कि मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है, वो जा रहे हैं, आप उनको भी रोक रहे हैं, उनको भी आप जो है नजरबंद कर रहे हैं। सांसद जा रहे हैं, आप उनको भी रोक रहे हैं। तो भाई आखिर ऐसा क्या है कि आप उनको रोक रहे हैं? सवाल निश्चित तौर पर उठता है कि जब कहते हैं ये योगी आदित्यनाथ साहब, उन्होंने दंगा नहीं होने दिया, कर्फ्यू नहीं लगा। अगर दंगा नहीं होने दिया, कर्फ्यू नहीं लगा, तो फिर स्थितियां इतनी खराब क्यों है कि आपको विपक्षी दलों को जो है रोकना पड़ रहा है? ये साफ तौर पर जो है सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए जो है वो जो इकरा हसन इसको अघोषित आपातकाल कह रही हैं, और अघोषित आपातकाल में सपा सांसदों की, विपक्ष के सांसदों की नो एंट्री की जा रही है। ये है बॉर्डर पर ही
उनको रोक दिया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो ये लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार फेल क्यों हो रही है। और जब आप सरकार में बैठे हुए हैं तो आप ना हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं, ना आप मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, आप पूरे प्रदेश की सरकार है। चूंकि सरकार जो है वो किसी दल की या किसी जाति विशेष की या किसी धर्म विशेष की नहीं होती है। लेकिन अफसोस की बात यह समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष की सरकारें बनकर काम करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, एक बार सुनते हैं माता प्रसाद पांडे क्या कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में और स्पीकर भी रह चुके हैं विधानसभा के। वो क्या कह रहे हैं? उनको सुबह से ही नजरबंद कर दिया गया क्योंकि एक डेलीगेशन के साथ वो भी लखनऊ से बरेली के लिए निकल रहे थे वहाँ पर। और सुबह से ही माता प्रसाद पांडे के घर पर पुलिस लगी हुई थी, उसके विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वहाँ पर क्यों रोका जा रहा है? वहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए ही तो जा रहे हैं लोग। और इसको इतना जो हाइप दिया गया है अमलेंदु जी की, कल वहाँ पर जुमे की नमाज होनी थी और उसमें 10,000 पुलिस पर्सनल लगाए गए थे, चाक चौबंद पूरी व्यवस्था है। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर ना जाने क्या होने वाला है। इस तरह की खबरें पिछले 2-3 दिनों से लगातार चल रही थी और यही कहा जा रहा है, जो विपक्ष का आरोप है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, क्यों इतनी सख्ती बरती जा रही है, यही जानने के लिए लोग जा रहे हैं। और एक समुदाय वहाँ पर बुरी तरीके से डरा हुआ है, ये कह रहे हैं माता प्रसाद पांडे और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता। इसीलिए वहाँ की वस्तु स्थिति को जानने के लिए विपक्षी पार्टी अपने प्रतिनिधियों को भेज रही है, लेकिन उनको जाने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और इसके समर्थन में सपा के समर्थन में समीर जी दूसरे जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल पाटिल जो महाराष्ट्र से आते हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की सांसद है, उनकी भी प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं, वो भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन इकरा हसन जो सांसद हैं कैराना की जी, तो वो साफ तौर पर कह रही हैं कि ये अघोषित आपातकाल है और हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इस अघोषित आपातकाल में हमको जाने से क्यों रोका जा रहा है। जैसा कि माता प्रसाद पांडे भी कह रहे हैं कि भाई कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं, और कानून व्यवस्था प्रशासन ने खुद बिगाड़ी है, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। तो फिर हमको जाने से क्यों रोका जा रहा है, ये साफ तौर पर समझा सकता है। इकरा हसन को भी हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं इकरा हसन क्या कह रही हैं। और उनके नेतृत्व में कई सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से बरेली की ओर जा रहा था, उसको गाजीपुर बॉर्डर पर ही यानी दिल्ली और यूपी की सीमा पर ही रोक लिया गया। सुनते हैं इकरा हसन को। कोशिश हो रही है, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है और उनको जबरन वहां पर यूपी की सीमा पर ही रोक दिया जा रहा है कि आप अंदर ही नहीं जा सकते, जबकि यहाँ से बरेली की दूरी करीब 300 किलोमीटर के आसपास होगी। जी हाँ, जो 250-300 किलोमीटर जो भी है, वहाँ आखिर क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा भी गंभीर होता जा रहा है कि ऐसा बरेली में क्या हो रहा है और क्यों विपक्ष को जाने से रोका जा रहा है। क्या कुछ वहां छिपाया जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिस तरह से माता प्रसाद पांडे कह रहे थे कि एक समुदाय वहां पर डरा हुआ है और प्रशासन ने डरा कर रखा हुआ है, प्रशासन ने ही वहां के माहौल को बिगाड़ा हुआ है। तो आखिर उसको जाकर वहाँ वो अगर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम राजनीतिक पार्टी भेज रही है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो उसको उसके प्रतिनिधिमंडल को रोक क्यों रहे हैं। अब इसको लेकर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के दूसरे पार्टियों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें जो एक उस साथ देने के लिए वो जानना भी महत्वपूर्ण है। एक बार देखते हैं क्या लिखा है प्रियंका चतुर्वेदी ने। बाइट है प्रियंका चतुर्वेदी को, हम सुनते हैं क्या कह रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की नेता हैं, उद्धव ठाकरे गुट की। वो क्या कह रही हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है और बरेली जाने से विपक्षी नेताओं को रोका जा रहा है, उस पर वो क्या कह रही है, सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को। जनप्रतिनिधि है, उन पर लगाना ठीक नहीं है और ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर वहाँ क्यों रोका जा रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार में इस तरह के तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि वहाँ विपक्षी दलों के नेताओं को जाने से रोक दिया जाता है। हालांकि बाद में जाने दिया जाता है, लेकिन रोक क्यों दिया जाता है, रोकने से उसको क्या मिलता है, क्या विपक्षी नेताओं के जाने से वहाँ माहौल खराब हो जाएगा, बीजेपी की सरकार ये साबित करना चाहती है। बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप उनको रोक रहे हैं तो सवाल उठेंगे ही। हाँ बिल्कुल समझिए, अगर आप रोक रहे हैं सवाल उठेंगे और सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जो सरकार में होगा उसी सवाल पूछे जाएंगे जी। और आप अगर नेता विपक्ष को भी जाने से रोक रहे हैं, आप सांसदों को जाने से रोक रहे हैं, मतलब जनप्रतिनिधियों को आप जाने से रोक रहे हैं, तो इसका मतलब आप जनता के काम में दखल डाल रहे हैं। तो ये साफ तौर पर समझ में आता है। इसको लेकर जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं अतुल पाटिल, उनका भी एक बयान आया है, उनको भी हम लोग सुनते हैं। और ब्रजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं
थोड़े ही वोटों से हार गए उचाना कला जी। 25-26 वोटों से, उनका भी वक्तव्य आया है, उसको भी सुनते हैं। और अवधेश प्रसाद जो सपा के सांसद हैं, उनका भी वक्तव्य आया है। जी बिल्कुल, तो सुन लेते हैं। अतुल लोंढे पाटिल महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं, क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जो बरेली जाने से रोका जा रहा है उसको लेकर। आप कुछ छिपा रहे हैं, इसीलिए आप वहां पर विपक्षी नेताओं को नहीं जाने दे रहे हैं, अतुल पाटिल कह रहे हैं। वहां बरेली को लेकर जहां समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को जाने से रोका जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के भी नेता वहां इमरान मसूद जा रहे थे, उनको भी रोक दिया गया था। कांग्रेस के कुछ और नेताओं को रोक दिया गया था। ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है यूपी की सरकार, वहां पर बरेली का प्रशासन नेताओं को रोक क्यों रहा है, उनको जाने क्यों नहीं दे रहा है, और उनके जाने से कैसे वहां पर एक स्थिति जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो कैसे खराब हो जाएगी। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं लगातार। एक बार सुनते हैं अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद से सांसद है, समाजवादी पार्टी के नेता है, वो क्या कह रहे हैं। क्यों रोका जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या सीधे तौर पर ये बता रहे हैं अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बरेली जाने से नेताओं को रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, क्या कुछ छिपाने की चीजें हैं वहाँ, सरकार कुछ छिपा रही है। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सारी चीज़ों की, इन्हीं सारी बातों की पड़ताल करने के लिए विपक्षी वहाँ पर गठबंधन के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता जा रहे हैं। लेकिन बरेली के रास्ते में ही दूर तक 100, 200, 400 किलोमीटर दूर ही रोक दिया जा रहा है कि आसपास भी न जा सके वहाँ पर। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, उससे क्या हो जाएगा। 250 किलोमीटर इधर पश्चिम में रोक दिया जा रहा है इकरा हसन और हरिंदर मलिक वगैरह को, और उधर 250 किलोमीटर पूरब में रोक दिया जा रहा है माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में। बरेली बिल्कुल लखनऊ और दिल्ली के बीचों बीच में है जी। तो वहाँ उनको रोक दिया जा रहा है। तो इतना घबराए हुए आखिर क्यों है समीर जी, ये सवाल तो उठता है और यही सवाल पूछा जा रहा है। विपक्ष लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि भाई विपक्ष के लोग जा रहे हैं तो वहाँ चलिए प्रशासन से भी बात करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि प्रशासन से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जो असली बात है वो समझ में आता है कि प्रशासन की जो ज्यादतियां हुई हैं वहाँ और सरकार की जो ज्यादतियां हुई हैं, वो लोग जो है वो बता सकते हैं इस प्रतिनिधिमंडल को कि प्रशासन ने वहाँ क्या क्या ज्यादतियां की हैं। तो उसकी तरफ किसी का ध्यान न जाने पाए, देश दुनिया का उस तरफ ध्यान न जाने पाए, इसलिए इस प्रतिनिधिमंडल को वहाँ जाने से रोका जाए। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं कांग्रेस के नेता ब्रजेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं इस प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने को लेकर। रोका जा रहा है उनके प्रतिनिधिमंडल को। 2 दिन पहले वहां कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जा रहे थे, उनको भी इसी तरह से रोका गया। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर हैं, वो भी जा रहे थे, उनको भी घर में ही नजरबंद कर दिया गया, जाने से रोक दिया गया। इन नेताओं को उनके घरों में ही जब जाने की वो तैयारी कर रहे हैं तभी पुलिस के पहरे लग जाते हैं। किस तरीके से, वो विजुअल्स भी देखेंगे हम, लेकिन पहले सुन लेते हैं ब्रजेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। सरकार ही कर रही है, प्रशासन ने ही किया है, और अब वहां पर विपक्षी नेताओं को जाने से भी रोका जा रहा है ताकि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है वहां वास्तविकता भी न जानने पाए, वहां क्या माहौल है इसकी भी जानकारी न मिलने पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझिए, इसकी जानकारी ना मिलने चाहे ये साफ तौर पर इसके लिए, और इसीलिए रोका जा रहा है कि वहाँ असली चीज़ें जो है, मतलब जो हमने लोगों को पहले भी कहा कि जो वहाँ ज्यादतियाँ हुई हैं वो ज्यादतियाँ जो हैं वो जनता ना बता पाए विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल को, इसलिए रोके जाने का प्रयास हो रहा है। यही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, तमाम दलों के सांसद और नेता जो हैं वो सरकार के ऊपर यही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आरोप लग रहे हैं। और इधर बात करते हैं राहुल गांधी की, जो लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा पर उनके जो वहाँ पर भाषण हो रहे हैं, उनके जो इंटरव्यू हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी वहाँ पर देश के तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किन क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, सवाल ये है कि लोकतंत्र को किस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है, इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं। और वो दिखाई भी पड़ रहा है कैसे यहाँ पर लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। विपक्षी नेताओं को बिल्कुल गैर जिम्मेदार समझकर उन बरेली में जाने से रोका जा रहा है और उधर सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में डाल दिया जा रहा है, उनके खिलाफ एनएसए की धाराएं लगाई जा रही हैं। तो इन सब जो तमाम माहौल है, इस माहौल के बीच राहुल गांधी के लोकतंत्र को लेकर दिए बयान ये कितने सही साबित हो रहे हैं। अब बीजेपी के नेता उनकी भले आलोचना कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने भी इस पर बोला है कि वो विदेश में जाकर ही ये मुद्दे नहीं उठाते, वो ये मुद्दे जब चर्चा होती है तो वहाँ उठाते हैं और देश में भी उठाते हैं, पार्लियामेंट में भी उठाते हैं। उन्होंने ये बात भी कही है। लेकिन राहुल गांधी के दौरे को लेकर केसी वेणुगोपाल ने भी बहुत कुछ कहा है, पर
सीधे तौर पर यह दिखाई पड़ता है कि कैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए ये कोशिश की जा रही है। केसी वेणुगोपाल हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव। वो लिखते हैं कि भाजपा की आदत है कि वो अपनी नाकामियों के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराती है, जिससे हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। चाहे ये कोलंबिया में कहा जाए या कानपुर में, हकीकत एक ही है। भारत सरकार हमारी अर्थव्यवस्था की विशाल क्षमता का दोहन करने में विफल रही है और हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश को खत्म कर रही है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपहरण एक ऐसा मामला है जिसने हमें दुनिया भर में बदनाम किया है और इसका श्रेय भाजपा को ही जाता है। राहुल जी पर साफ साफ बोलने के लिए हमला करना बीजेपी तंत्र की एक घिसी पिटी और गलत रणनीति है। अगर वे उनके बयानों पर गौर करें और 2014 से उनके द्वारा उजागर की जा रही स्पष्ट खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाएं तो ये उनके लिए बेहतर होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने से पहले और उसके बाद भी कई सालों तक नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं का इस्तेमाल न केवल कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया बल्कि भारत और उसके लोगों का अपमान करने के लिए भी किया। इसलिए अब भाजपा द्वारा राहुल जी पर सिर्फ भाजपा के कुशासन, भ्रष्टाचार और अलोकतांत्रिक चरित्र को उजागर करने के लिए सवाल उठाना सरासर पाखंड है। ये लंबा चौड़ा ट्वीट है केसी वेणुगोपाल का। उन तमाम जो सवाल है उनका जवाब है जो बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी की इस यात्रा में उनके वो जो बातें उन्होंने कही हैं उस पर जो उनके बयान आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, जो बयान आ रहे हैं, जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर दिखाई पड़ रही है उस पर ये जो केसी वेणुगोपाल ने एक तरह से कहा जाए ये कांग्रेस की जो ऑफिशियल लाइन है उसको बता दिया है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा है और भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा विचलित नज़र क्यों आ रही है, ये उन्होंने साफ तौर पर बताने का प्रयास किया है समीर जी। और इसको देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बावेला मचाया कि साहब वो गए हुए हैं राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है वो अपमान करते हैं। अरे विदेश में जाकर अपमान तो नरेंद्र मोदी करते हैं, ये साफ तौर पर है। और राहुल गांधी ने यही बात कही भी कि भाई मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं विदेश में भारत का अपमान जरूर करते हैं। ये आया इधर समीर जी, राहुल गांधी जो है वहाँ कलाकार भी एकदम से बन गए और आप कह सकते हैं कलाकार बने। और वो कलाकारी जो उन्होंने दिखाई है वो वहाँ स्केच बनाया है उन्होंने स्प्रे के जरिए, वो भी हम लोग देखेंगे। और उसको किस तरीके से बनाया है, कांग्रेस ने उस पर कहा है कि जो राहुल गांधी हैं नेता प्रतिपक्ष हैं वो मेडलिन में थे और मेडलिन में उन्होंने वहाँ जाकर कैमुना ट्रेसे की सैर की जो कभी हिंसा का केंद्र था, अब कला और संस्कृति की शक्ति में परिवर्तित होकर आशा का प्रतीक बन गया है। सचमुच प्रेरणात्मक है। यानी वहाँ जो मेडलिन जो है उसमें कैमुना ट्रेसे जो है वो हिंसा का केंद्र था और अब वहाँ किस तरीके से कलाकृतियाँ सजाई जा रही हैं, ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसको राहुल गांधी ने भी वहाँ एक चित्र जो है वो बनाया है स्प्रे के जरिए। जी बिल्कुल, उस तस्वीर को भी हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पर दीवार में स्प्रे के जरिए वहाँ एक ग्राफिटी बनाई है, उन्होंने तस्वीर बनाई है, कुछ कलाकृतियाँ बनाई हैं। उसके विजुअल्स भी हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन इस दौरे को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं, उनका जवाब दिया है केसी वेणुगोपाल ने। और केसी वेणुगोपाल ने ही नहीं बल्कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें कही जा रही हैं वो यहाँ पर कितनी ज़मीन पर सही होती दिखाई पड़ रही हैं। उसके लिए चाहे वो सोनम वांगचुक का मामला हो, ताज़ा तरीन मामला, और चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेताओं को बरेली जाने से रोकने का मामला हो, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से रोका जा रहा है। और जो राहुल गांधी ने समीर जी वहाँ कहा कोलंबिया में कि भाई हमको लोकतंत्र को बचाए रखना है और लोकतंत्र को जीवंतता प्रदान करते हुए हमको जो है वो चीन से जो है वो टक्कर लेनी है और उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ये उन्होंने साफ तौर पर वहाँ राहुल गांधी ने कहा था। और राहुल गांधी ने जो कोलंबिया में कहा उसको भारतीय जनता पार्टी तुरंत यहाँ सच साबित करती नजर आती है जब वो कांग्रेस के सांसदों के वो रोक लेती है एक दिन पहले और एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों को रोक लेती है। ये होती जो पवन खेड़ा हैं, जो सांसद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर समीर जी एक ट्वीट किया है और वो भी हम लोग दिखा सकते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या था और अब किस तरीके से जो मॉर्गन स्टैनली है, जो एक संस्था है जो ट्रैक करती है
आर्थिक चीज़ों को, उसने किस तरीके से जो है चिंता जताई है भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर, चूंकि हमारे यहाँ उन्माद बढ़ रहा है धर्म को लेकर, इसको लेकर तो पवन खेड़ा का ट्वीट है। जी बिल्कुल, देखते हैं पवन खेड़ा का ये ट्वीट है और लिख रहे हैं कि कोलंबिया में श्री राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत अपने बेरोजगार युवाओं की विशाल आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने में विफल हो रहा है। कुछ ही घंटों में टीवी स्टूडियो में एक सुनियोजित आक्रोश भड़क उठा और आधा दर्जन बहसों में ये चिल्ला चिल्ला कर कहा गया कि वे भारत विरोधी चीनी एजेंट हैं और यही सब कुछ हिरेन जोशी ने उन्हें व्हाट्सएप पर भेजा था। अब मॉर्गन स्टैनली ने भी यही चिंता जताई है, तो सोच रहे हैं कि हमें वह उन्मादी प्राइम टाइम धर्म युद्ध कब देखने को मिलेगा जिसमें एंकर मुंह से झाग निकाल रहे हों, उंगलियां हिला रहे हों और भारत विरोधी मॉर्गन स्टैनली की प्राइम टाइम जांच कर रहे हों। ये जो है मॉर्गन स्टैनली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और बहुत सारी जो उसकी रिपोर्ट आई है बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है दुनिया भर में। उसने अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारी सवाल उठाए हैं, उसी पर राहुल गांधी ने वहाँ बात की थी और जहाँ पर जिस तरह से विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि किस तरह से कैसे कैसे लोग उस अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों पर टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, मतलब मूर्खताओं की जो है बाढ़ आई हुई है और तमाम एंकरानियां जो अपनी मूर्खता प्रदर्शित करने से मिली। मतलब बीजेपी का सोशल मीडिया ट्रोल जो है वो 2 रुपए के लिए अपनी मूर्खता प्रदर्शित करे तो ठीक लगता है, लेकिन अगर चैनलों के संपादक स्तर के लोग और चैनलों के मालिक जो हैं वो भी अपनी मूर्खता जो है वो साबित करें सोशल मीडिया पर, तो बड़ा जो है आश्चर्य होता है कि भाई ये इतने मूर्ख लोग जो हैं ये कैसे चैनल चला रहे हैं और कैसे चैनलों में संपादक बने बैठे हैं और कैसे चैनलों में एंकरिंग कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम एंकरानियाँ जो हैं वो अपनी मूर्खता सरेआम जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी बातें कही, उन बातों का जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास तो खैर है ही नहीं। नरेंद्र मोदी का तो मानसिक स्तर सब लोग जानते हैं कितना मानसिक स्तर है उनका, लेकिन जो उनके थिंक टैंक समझ जाते हैं उनके पास भी उन सवालों के जवाब नहीं है समीर जी। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मूर्खताओं का प्रदर्शन जो है वो अब एक कहा जाए कि बहुत सम्मान की चीज समझी जाने लगी है इन एंकरानियों के द्वारा और बीजेपी के ट्रोल्स के द्वारा। ये अब समझ में आने लगा है। जी बिल्कुल, इसको लेकर कि जो उन्होंने बातें कही उसको कैसे यहाँ पर इंटरप्रेट किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं वो सामने है। क्या कौन सी क्या कह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर क्या कह रहे हैं, सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कह रहे हैं और किस तरीके से जो पुराना सिस्टम है, पुरानी चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था है वो कैसे कमज़ोर हो रही है, इन सब चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। उसको ये एक व्यवस्था की कमी है, ये सरकार की कमज़ोरी है। सरकार से उसकी देश की कोई बुराई नहीं होती है, वो चीज़ें जो सही होती हैं ऐसा नहीं होता है कि उनका जिक्र करके वो कोई देश विरोधी काम हो। लेकिन हाँ, ये सरकार की सोच कुछ इसी तरीके की दिखाई पड़ती है कि सरकार का विरोध देश विरोध हो गया, सरकार से सवाल पूछना जैसे अपराध हो गया, और अपराध ना होता तो सोनम वांगचुक एनएसए के तहत गिरफ्तार होकर जेल में भेज दिए गए होते। हाँ बिल्कुल समझिए, अगर वो भेज दिए गए एनएसए के तहत गिरफ्तार करके, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हमारे यहाँ अब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भी कुचली जा रही है और जनता के सवाल जो है वो ना उठने पाए, ये भी सब किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है मोदी सरकार से कि भाई आपने इनको, और जबकि हम लोगों ने समीजी कई चित्र दिखाए, वेंकैया नायडू के साथ उनका दिखाया, कल हम लोगों ने दिखाया कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बड़ा अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात जो थी सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी से हुई, और खुद अपने एक्स हैंडल पर जो उसको पोस्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब वही आदमी जो है आपके लिए आज देशद्रोही हो गया और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया, जो कल तक आप जिसके साथ खड़े होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। अगर सोनम वांगचुक समीर जी खतरा हो गए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो तमाम वो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गए जो कल तक सोनम वांगचुक के साथ अपना फोटो ट्वीट करके पोस्ट करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। वो सब भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जी बिल्कुल, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार से सवाल पूछना अपराध क्यों माना जाता है। खैर, इसका जवाब कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल तो रहेगा ही अगर ऐसा होता रहेगा। और इधर अब
बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ रही है। चुनाव आयोग का दौरा 2 दिन का है। राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई है और बैठक में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए टीम पहुंची हुई है और क्या कुछ वहां पर बातें हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की ही SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है चुनाव आयोग ने, यानी मतदाता सूची तैयार की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। उसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या इससे पहले भी चुनाव आयोग चुनाव को लेकर कोई फैसला कर सकता है? विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर इस पर रहेंगी हमारी निगाह।